नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गृहस्थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गृहस्थी का विस्तार आदमी खुद ही करता है। पहले के जमाने में यह गृहस्थी का विस्तार बड़ा बिखरा बिखरा सा फैला फैला सा रहा करता था, लेकिन आजकल गृहस्थी का फैलाव बड़ा व्यवस्थित रहता है, बिखरा बिखरा या फैला हुआ नहीं रहता है। कहते हैं कि पहले के ज़माने में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला पहनाने तक देख नहीं पाते थे। एक तरह से वो बाल विवाह ही हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वधू परीक्षा, लड़की देखने का चलन शुरू हुआ। लड़की विवाह के योग्य है कि नहीं, उसके गुण दोष, उसका चाल चलन सब देखा जाने लगा। उसी के साथ साथ लड़के लड़कियों का प्रेम विवाह भी चलन में आया। ये प्रेम विवाह अंधा ही होता था। प्रेम देखता था, लड़की का रूप, लड़के का रूप, बस। लेकिन धीरे धीरे लड़का और लड़की दोनों ही खुली आंखों से प्यार करने लगे। यानी कि आजकल लड़कियां पहले लड़के का रूप, फिर उसके बाद में उसकी नौकरी, फिर उसके बाद में उसकी सैलरी, उसके बाद में उसका घर बार, परिवार में कितने लोग हैं, उसके प्रॉस्पेक्टस, यानी कि भविष्य में वो कितनी उन्नति करेगा, ये सब देखकर ही लड़कियां लड़के से प्रेम करती है, बंद आंखों से नहीं। लड़के लड़कियों का रूप तो देखते ही हैं, साथ ही वो कितनी मॉडर्न है, फैशन से रहती है या नहीं। इसके साथ ही अगर नौकरी कर रही है तब तो सोने पे सुहागा है। शादी के बाद में जब लड़की आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो उसकी कमाई को लेकर घर में तेरा पैसा मेरा पैसा, मेरी आज़ादी, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, इस बात को लेकर आपस में कई बार बहस भी छिड़ने लगती है। कभी कभी इसी बहस का परिणाम दोनों के दो अलग रास्ते चुनने में भी हो जाता है। आजकल तलाक या संबंध विच्छेद कॉमन हो गया है। आज की लड़की और लड़के से हमारी कहानी संबंधित नहीं है। हमारी कहानी थोड़ी पीछे की है, जब लड़कियों का नौकरी करने का परसेंटेज कम हुआ करता था, यानी कि केवल 50% लड़कियां नौकरी में लगी थी। हमारी कहानी उस समय की कहानी है। एक शहर है, मान लीजिए कि भोपाल या इंदौर कह लीजिए। उस शहर में प्रकाश नाम का एक लड़का है। उसकी पत्नी है नैना। प्रकाश अकेला ही जॉब करता है और पत्नी नैना पढ़ी लिखी है लेकिन जॉब नहीं करती है। घर में ही पति की आय से संतुष्ट है और उसी में अपने महीने भर का खर्चा बहुत अच्छे से चलाकर थोड़ा बहुत सेविंग भी कर लेती है। जाहिर है कि नैना नौकरी नहीं करती थी, पैसा नहीं कमाती थी। ऐसी स्त्रियों को फालतू समझा जाता है। करती ही क्या है वो घर में, ये कहा जाता है। वे स्मार्ट नहीं होती, उनमें आत्मविश्वास की भी कमी होती है। इस तरह की गलतफहमियां गृहिणियों के, यानी कि होम मेकर वुमेन के लिए बहुत आम है। आज भी उनको ऐसा ही समझा जाता है और उन्हें हमेशा उपलब्ध रहेंगी ऐसा मान के उनके साथ व्यवहार किया जाता है। उसे क्या काम है, कर लेगी इतना वो, आखिर घर में तो बैठी रहती है। इस तरह के जुमले उन्हें सुनने पड़ते हैं। और नौकरी करने वाली, उनकी नौकरी दिखती है, वो घर संभालती है, वो नौकरी से पैसा कमाती है, वो स्मार्ट होती हैं। फिर वो बेचारी थकती हैं क्योंकि वो जॉब भी करती है और घर का भी काम देखती है। लेकिन जैसा समझा जाता है उसके विपरीत होता है। वे ज़्यादा मज़े में रहती हैं, पैसा कमाती है, आज़ाद होती हैं, जब चाहे जो चाहे खर्चा भी कर सकती हैं। और ऑफिस की तरफ से जब उनकी मर्जी होती है कहीं पिकनिक या ट्रिप पे चली जा सकती है। घूमने फिरने का प्लान जब इच्छा हो बना सकती है। शॉपिंग करने की इच्छा हो शॉपिंग कर सकती है। उनकी अपनी इच्छा से चाहे जितने पैसों की वो बीसी किटी पार्टीज अटेंड कर सकती है। हमारी कहानी की नायिका नैना, उसी से हम उसकी कहानी सुनेंगे। मेरी ननद रसिका खाने की मेज पर हमेशा अपने भाई के साथ खाना खाने बैठती और नौकरी वाली स्त्रियों के पक्ष में जोर शोर से अपने तर्क प्रस्तुत करती। मेरे पास में तो उसके विरोध में कहने के लिए बहुत सारे पॉइंट होते थे, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि मैं जॉब करती नहीं। मैं जॉब नहीं करती हूँ, इसीलिए हमारे घर घर जैसा लगता है।
मेरे पति का ऑफिस जाना, बच्चों का स्कूल जाना, पति का ऑफिस से आना, बच्चों का स्कूल से आना, उनके ट्यूशन क्लास पे जाना, इन सभी समय पे उनको समय पे नाश्ता, खाना, चाय, टिफ़िन सब कुछ देना और उनके लिए हमेशा मेरी उपलब्धता, ये मेरी होम मेकर के रूप में या गृहिणी के रूप में एक बड़ी उपलब्धि मैं समझती हूँ। सुबह की भागदौड़ के समय में उनको हर चीज़ हाथ में मैं देती हूँ। जब वो कभी चिल्ला चोट करते हैं, वो सब सुनने झेलने के लिए भी मैं उनके सामने अवेलेबल रहती हूँ। मैं घर पे ही रहती हूँ, इसलिए मेरे पति क्या और मेरे बच्चे भी क्या, कोई भी घर में सभी सदस्य, मेरी ननंद, मेरी सासू माँ, अम्मा जी, किसी भी समय किसी को भी अपने साथ घर पे लाकर उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए मुझे कह सकते हैं। ये सब किसी भी समय उनके मनपसंद नाश्ता या खाना बनाने की फरमाइश वो किसी भी समय कर सकते हैं। मैं घर में ही हूँ और हमेशा घर में ही रहूँगी, ये उनकी उम्मीद रहती है। ठीक है, मैं रहती भी हूँ घर में। मेरी ननंद रसिका शादी के बाद में उसकी जब मर्जी होती है अपनी बैग लेके 2-4 दिन के लिए यहाँ के रह लेती है। कोई बात नहीं, आकर रहती है तो रहे, आखिर उसका मायका है, उसका हक ही यहाँ रहने का। लेकिन कम से कम वो मुझे फालतू तो ना समझे, बैठी रहती दिन भर, ऐसा तो ना सोचे। नौकरी न करने वाली स्त्रियों के काम दिखते नहीं हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान किसका जाता है। आज भी रसिका आई हुई थी, खाना खाते समय अपने भाई और अम्मा जी के साथ में बैठी नौकरी करने वाली स्त्रियों के पक्ष में फिर पहले के समान ही अपने तर्क दिए जा रही थी। मेरे पतिदेव तो कुछ ना बोलते, लेकिन अम्मा जी वो उसका साथ दिए जा रही थी। हाँ रसिका, तेरी तो बड़ी तारीफ करने जैसी बात है, तू तो नौकरी करके घर भी कितना अच्छा संभालती है। मैं तो घर में फालतू बैठी रहने की वजह से मेरी तो तारीफ करने जैसा कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब कर सकती थी। लेकिन जब रिश्ता लेकर ये लोग आए थे, उसी समय अम्मा जी ने कह दिया था, देखो बेटा, अगर तुम सोच रही हो कि शादी के बाद में क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम जॉब करोगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसा घर घर नहीं रह जाता, होटल या पेइंग गेस्ट जैसा लगता है वहाँ पे। इसलिए तुम अगर जॉब करना चाहती हो तो हम और कोई लड़की देखेंगे। वही अम्मा जी आज बेटी की नौकरी करने की वजह से उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। उसकी 2.5 साल की बिटिया दिन भर झूला घर में रखकर वो जॉब पर जाती है। वो उन्हें चलता है, वो अपने सास ससुर को अपने देवर के यहाँ पटक के बैठी हुई है, कभी उनको अपने यहाँ नहीं लाती। वो तो वृद्धाश्रम तक उन्हें छोड़कर आने की बात कर चुकी है, ये उन्हें चलता है। लेकिन नैना की वजह से वे खुद आज अपने घर में बहुत मान सम्मान के साथ रह रही है, ये बात क्यों वो ध्यान में नहीं लेती। वे भी एक स्त्री है, फिर भी इस तरह से डबल साइडेड बातें क्यों करती हैं। मेरे पति कभी भी मेरी साइड लेकर कुछ भी नहीं बोलते। उन्हें मालूम है अगर वे मेरी साइड लेकर बोलेंगे तो अम्मा जी गुस्सा हो जाएंगी और रसिका भी नाराज हो जाएगी और घर में बहस और कलह का वातावरण हो जाएगा। वो यही कहते हैं कि तुम चुप ही रहा करो, चुप रहने से कौन सी बुराई है। लोग कहते हैं कि वे बड़े समझदार हैं। मेरे मन में तो आया कि अम्मा जी और रसिका को खूब अच्छा तीखा सा जवाब दे दूं और चुप करा दूं, लेकिन मैं खुद ही चुप रही, कुछ बोली नहीं। फिर भी मेरा मन तो चुप ना बैठा। अगर मैं भी जॉब पे चली जाती तो क्या सबको इस तरह से गर्मा गर्म रोटियां सीखी मिलती, टेबल पे बैठे बैठे गर्मा गर्म ताज़ा खाना, चाय तक अपने हाथ से बना के पीनी पड़ती, तब मालूम पड़ता। हो सकता है कि घर में कुक लगानी पड़ती, फिर वो बनाकर खाना रख देते फ्रिज में, फिर उसे निकाल के खुद ही गर्म करके खाना पड़ता। अच्छा लगता तभी इनको। इतना मैं करती हूँ, इसके बावजूद भी नौकरी न करने वाली स्त्री इनके हिसाब से तो निचले पायदान पर खड़ी है, नौकरी करने वाली पहले पायदान पर खड़ी है। अरे मैं कहती हूँ कि आखिर ये दो पायदान अलग अलग बनाए किसने। किसने कह दिया कि नौकरी वाली बहुत काम करती है और ना नौकरी करने वाली कुछ नहीं करती है। कभी कभी लगता है कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ ही, जाकर नौकरी ढूंढती हूँ, नौकरी करके बताऊंगी
कि देखो मैं भी नौकरी करती हूँ, किसी तरह से नौकरी करने वालों से कम नहीं हूँ। मैं नौकरी और घर दोनों बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। रसिका से किसी तरह मैं कम नहीं हूँ। लेकिन सब मेरी बातें मन के मन में ही रही, होठों पर बिल्कुल भी ना आई। अम्मा जी 2 दिन पहले तीर्थ यात्रा पे गई थी, 4-5 दिन में लौटने वाली थी। मैंने सोचा अभी मौका है, एक आध दिन मैं भी अपने मन की कर लूं, थोड़ा आज़ाद पंछी की तरह बाहर घूम लूं, अपनी सहेलियों से मिल लूं, कुछ शॉपिंग, कुछ घूमना फिरना, कुछ होटलिंग ही हो जाए। पति और बच्चों को टिफिन देकर मैंने उनको ऑफिस और स्कूल रवाना कर दिया। उसके बाद में मैंने अपनी सहेली को फ़ोन लगाया। बीच बीच में कभी तो नौकरी न करने वाली स्त्रियों को भी थोड़ा चेंज, थोड़ा परिवर्तन की ज़रूरत होती है कि नहीं। मेरी सहेली से बातचीत करने के बाद में मैं तैयार होने के लिए अपना सामान देखने लगी। बाहर किसी दिन एक आध बार बाहर अपने मन का करके आने पर स्त्रियों की बैटरी रिचार्ज हो जाती है। बस यही बातें मन में सोच रही थी और तैयार होने लगी, तभी रसिका का फ़ोन आ गया। हेलो भाभी, कैसी हो? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। ठीक है, सुनो ना भाभी। अरे तुम कैसी हो तो बताओ। भाभी मैं भी ठीक हूँ, पर एक बात सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। क्या? अरे भाभी ये सुनो ना, बहुत मुश्किल से तो हम सब सहेलियों ने बाहर जाने का आज प्लान बनाया है। मैंने पैसे भी भर दिए हैं। मेरा हृदय घबराने लगा। मैंने पूछा, तो भाभी मुश्किल ये हो गई है कि आज सुबह सुबह सुहानी चढ़ाव से नीचे गिर पड़ी। उसके माथे पे चोट आई है, खूब खून बह रहा है। विवेक उसे लेकर दवाखाना गए हैं। मेरे दिल के तो धड़कनें जैसे रुकने लगी। तो कैसी है वो अब? मुझे मन ही मन बड़ी भयंकर आशंकाएं घेरने लगी थी। भाभी उसे बहुत लग गया है। अब विवेक उसे लेकर हॉस्पिटल से सीधे तुम्हारे पास पहुंचेगा। क्यों? अरे भाभी मैंने बताया तो सही, मुझे आज बाहर जाना है मेरी सहेलियों के साथ में। पैसे भर चुकी हूँ, जाना तो होगा ना। इसलिए विवेक सुहानी को लेके तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम इसे संभाल लेना। विवेक खाए पिए बिना ही हॉस्पिटल चला गया है, तो उसे तुम नाश्ता करवा देना। बाकी खाने की चिंता मत करना, वो बाहर खा लेगा। आज उसके ऑफिस में कुछ बाहर के लोग आने वाले हैं, तो वो उनके साथ लंच कर लेगा। तुम सुहानी को संभाल लेना। सुहानी तो वैसे भी तुम्हारे पास बहुत अच्छे से रह जाती है। तो फिर मैं कुछ बोल रही थी, उसके पहले ही राशिका ने मुझे टोका। और भाभी मैं है ना शाम तक आ ही जाऊंगी, तुम चिंता मत करना। सुहानी तो वैसे भी तुम्हारे पास बहुत अच्छे से रह जाती है, तुम्हें तंग नहीं करेगी बिल्कुल भी। एक तरफा डायलॉगबाजी करके रसिका ने फोन भी रख दिया। मेरी बात तक सुनने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं थी। मैं चुपचाप सूनी सूनी आंखें लिए, आंखों में आंसू भरे, सोफे पर धम्म से बैठ गई। पता नहीं कितनी देर बैठी थी कि तभी मुझे फोन की आवाज से मेरी मेरी तंद्रा टूटी। मैं जैसे तैसे उठ के, कुछ मेरे ब्रेन को जगने में कुछ देर लग गई। मैं जैसे तैसे उठ के हड़बड़ाते हुए जाकर फ़ोन उठाकर बोली, हेलो। मुझे लगा रसिका का ही है शायद, लेकिन रसिका नहीं थी, मेरी सहेली वृंदा कह रही थी, हेलो। अरे नयन, तैयार हो गई क्या? कितनी देर से घंटी जा रही है? मुझे तो लगा कि तुम ताला ठोक के बाहर निकल पड़ी होगी आने के लिए, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रही हो। अरे नहीं रे वृंदा, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अरे बड़ी मुश्किल से तो हमने प्लान बनाया था आज का, और वो प्लान भी तुम्ही की तरफ से, तुम्हारी तरफ से बना हुआ था। क्या हो गया? नहीं आ सकती वृंदा, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई है? मैंने सोचा कि कह दूं कि मैं बीमार पड़ गई हूँ, लेकिन फिर घबरा गई। सोचा मैंने अगर ऐसा कहा तो मेरी दोनों तीनों सहेलियाँ मुझे देखने के लिए घर पे आ जाएंगी। घर पे आएंगी तो देखेंगी सुहानी भी है और विवेक भी है, और मैं तो काम कर रही हूँ। इसलिए मैं चुपचाप रह गई। वृंदा ने फिर मुझे डांटते हुए बोला, क्यों नहीं आ रही बता। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, घर में आज मेहमान आ गए हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी।
वृंदा बहुत भुनभुनाई। पहले तो आप ही बनाती है प्लान और फिर आप ही पीछे हट जाती है। अब जब तू अकेले नहीं आएगी तो फिर बाकी दोनों सहेलियां भी नहीं आएंगी, तो क्या मैं अकेली जाऊं बाजार में? मैंने आंखें पोंछी और बड़ी रुखाई से उससे कह दिया, नहीं नहीं वृंदा, मुझे नहीं जमेगा। ये कहकर मैंने उसकी प्रतीक्षा किए बिना फोन रख ही दिया। मैं फोन के पास ऐसे ही बैठी रही। तभी थोड़ी देर से फिर फोन घनघनाया। फोन उठाया तब क्या सुरेखा बोल रही थी, क्यों नैना, तू क्यों नहीं आ रही है? अभी वृंदा बोल रही थी कि तूने आने से मना कर दिया, क्या बात हो गई? मैंने उसे भी रूखाई से जवाब दे दिया, क्या करूँ सुरेखा, मेरे घर में प्रॉब्लम है। आज मेहमान आ रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगी। सुरेखा गुस्सा हो गई, बोली, मैंने वृंदा से यही बोला, नैना हमेशा बड़ी सॉफ्ट हार्टेड बनी रहती सबके बीच में, किसी को मना ही नहीं करती, सब इसका फायदा उठाते। इसको ये बात समझ में भी नहीं आती। इसने सीखना चाहिए मना करना। अरे इसकी भी तो कोई लाइफ है कि नहीं? अरे हम लोग नौकरी नहीं करते तो क्या, हम लोग क्या बाकी लोगों के नौकर है क्या? लेकिन मैं कभी भी इस तरह से किसी को सामने सामने मना किसी काम के लिए नहीं कर पाती थी, और नहीं कर पाती हूँ, और शायद आगे भी कभी नहीं कर पाऊंगी। मन मार के जीने की आदत पड़ गई है मुझे। मैं चुपचाप दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि तभी बेल बजी। दरवाजा खोला तो कंधे पे सुहानी को डाले विवेक दरवाजे में खड़े थे। सुहानी की पीठ पे हाथ फेरते हुए मैंने उसे आवाज दी, सुहानी। मेरी आवाज सुनते ही सुहानी मेरी तरफ मुड़ी और मेरी तरफ आने के लिए बाहें फैला दी। मैंने सुहानी को गोद में उठा लिया और विवेक से कहा, आइए। ये कहते हुए मैं सुहानी को लेकर अंदर चली आई। उसे गोद में लिए लिए ही मैंने एक हाथ से एक गिलास में पानी भरा और विवेक के सामने कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अब बैठिए। बोले, नहीं बैठता नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा समय नहीं है। उन्होंने खड़े खड़े ही सुहानी को देने की जितनी दवाइयाँ और खुराक थी वो मुझे समझा दी और निकलने के लिए उद्यत हुए। सहेलियों के साथ फोन और मेरे मूड खराब होने की वजह से मैं कुछ नाश्ता बना ही नहीं पाई थी। मैंने उनसे कहा, 5 मिनट बैठिए आप, जरा सी देर में नाश्ता बना देती हूँ, नाश्ता करके जाइए। नाश्ता बनाओगी? विवेक बहुत जल्दी में थे। अरे भाभी, बना हुआ होता तो वो खाने की भी मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे वैसे ही हॉस्पिटल के चक्कर में देर हो गई है। आज फॉरेनर्स की विजिट है, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। उन्होंने जल्दी से सुहानी के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा और उससे बोले, सुहानी, मामी को तंग नहीं करना, हाँ। ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ लपके। मुझे और सुहानी को साथ ही बाय बाय करते हुए निकल भी गए। मैंने कुछ देर दरवाजे को देखा। उसके बाद का मेरा पूरा दिन सुहानी की तीमारदारी में ही बीत गया। मैं नौकरी तो करती नहीं हूँ ना, घर में फालतू तो बैठी रहती हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख सकती हूँ। दोपहर में 2 बार रसिका का फोन आया सुहानी के बारे में पूछने के लिए। उसके बाद सीधे शाम को 5 बजे फोन आया, भाभी कैसी है सुहानी? ठीक है, तुम कब तक आ रही हो वापस? अरे भाभी, थोड़ी देर हो जाएगी। आते आते मेरी एक दूसरी सहेली है, उसके खेत पर भी घूमकर आने का प्रोग्राम बन गया है, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, रखती हूँ। बिटिया बीमार है, उसे चोट लगी हुई है। ऐसी हालत में इसे बाहर जाने की, पिकनिक मनाने की सोचती भी कैसे है? मैं मन ही मन में आश्चर्य कर रही थी। मेरा बेटा प्रदीप अगर बीमार पड़ जाए तो मैं उसे किसी के भी भरोसे, भले ही अम्मा जी घर में है, उसे छोड़ के मैं कहीं जाने की सोच भी नहीं सकती। मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, मेरा मन ही नहीं लगता बाहर। बच्चों का कोई कितना ही प्यार से करे, लेकिन अगर वो बीमार हो तो उन्हें बीमारी में तो माँ ही पास में चाहिए रहती है। 7 बजे फिर रसिका का फोन आया। तभी विवेक भी आ गया। इनको चाय और नाश्ता देने के बाद में मैं सोच रही थी कि अब विवेक सुहानी को लेके घर चले जाएंगे, लेकिन वो तो मजे से अखबार हाथ में लेके टीवी देखने के लिए सोफे पे पसर गए। सुहानी अब काफी ठीक थी। अब वो अपने पापा के पास बैठकर मजे से टीवी देखने लग गई। मेरे पतिदेव और मेरे बच्चे घर पे लौटे नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं विवेक से क्या बातचीत करूं। थोड़ी देर में रसिका का फिर फोन आ गया। हेलो भाभी, कैसी है सुहानी? और विवेक आ गया ना? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मेरी बात हो गई उससे फोन पे। वो कह रहा था कि मैं भाभी के यहाँ बैठा हुआ हूँ। भाभी तुम बस खिचड़ी लगा लेना, पूरा खाना बनाने की उसमें मत पड़ना। अब मैं आ ही रही हूँ, थोड़ी देर से पहुँच जाऊंगी।
तुम ही बताओ, मैं इतनी देर से पहुंचूंगी घर पे, फिर सुहानी की तबीयत भी ठीक नहीं है तो कहाँ तो मैं खाना बनाऊंगी? क्या खाने पीने की किसी की इच्छा भी रहेगी? जरा सी खिचड़ी लगा देना बस। थोड़ी देर में पतिदेव भी आ गए, बच्चे भी आ गए। इन लोगों की बातें शुरू हो गई। मैं चुपचाप किचन में चली गई और रात के खाने की तैयारी करने लग गई। अरे उसने लाख बोला कि खिचड़ी चल जाएगी, पर खिचड़ी क्या खिचड़ी रहती है? खिचड़ी के साथ उसके चारों यार नहीं चाहिए क्या? पापड़ चाहिए, कड़ी चाहिए, और साथ में अचार है, घी है, और भी तमाम चीजें। क्या खाली खिचड़ी परोस के रख दूंगी जमाई के आगे? रसिका आई तब मैं आंखों का पानी पोंछती हुई टेबल लगा रही थी। केवल खिचड़ी खाने का कहने वाली ननद पिकनिक से थकी हारी आई थी। खूब जम के उसे भूख लगी थी और उसने खूब डट के खाना खाया। खाना खा पी कर वे तीनों उनके घर चले गए। दूसरे दिन मेरी आंख थोड़ी लेट खुली। दोपहर के बाद तक अम्मा जी यात्रा से वापस आ गई। उनके साथ में उनकी हम उम्र कोई महिला और थी। उन्होंने मेरी पहचान उनसे करवा दी। गायत्री जी, ये देखो, ये मेरी बहू है नैना, और नैना ये मेरी सहेली है, मुझे यात्रा के दौरान मिल गई थी। ये तो घर ही जा रही थी। मैंने कहा कि अभी शाम का खाना वाना खा के रात का विश्राम मेरे घर में करो, सुबह निकल जाना चाय वाय पी के। मैंने कहा अच्छा किया अम्मा जी, वरना अपने यहाँ इनका आने का कोई मौका थोड़ी ना लगता। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी चाय बनाओ, हम दोनों थक कर आई हैं। अब जब वो आई थी तो मैं तो चाय तो बनाने ही वाली थी, बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, घर में तो घर में लोगों के सामने भी अपना रौब न जमाया तो अम्मा जी कैसी? मैंने चाय के साथ में 2 प्लेटों में मिक्सचर भी रख दिया। देखकर अम्मा जी बोली, अरे चाय के साथ में और ये खाने के लिए क्यों दे दिया? ये खा लेंगे तो हम खाना क्या खाएंगे? उठा ले ये प्लेटें। लेकिन मैंने देखा चाय पीते हुए दोनों ने अपनी अपनी प्लेटें खाली कर दी। अगर मैं उनको केवल चाय देती, उसके साथ बिस्किट या मिक्सचर विक्सचर कुछ ना देती, तब भी कहती कोरी चाय क्या दे दी, इसके साथ कुछ खाने को तो दिया होता। ये अम्मा जी है ना, दोनों तरफ से बोलने के लिए तैयार ही रहती हैं। मैं चाय की कप प्लेटें उठाने गई, तब अम्मा जी फिर बोली, दोपहर की रोटियां मत परोस देना, जरा अच्छी ताजी गर्मा गर्म परोसना, ताज़ा खाना बना लेना। मैं तो रोज ही सबको शाम को भी ताज़ा खाना ही बनाकर खिलाती हूँ, लेकिन अम्मा जी बोले बिना नहीं रहती, बिना वजह बोलती रहती हैं। अम्मा जी को अच्छी तरह से मालूम है, फिर भी लोगों के सामने ये बोले बिना नहीं रहती। मैं चुप ही रही। इनका कहना है अम्मा जी बोले तो बोले, तुम चुप रहा करो, बहस के लिए अपनी तरफ से वजह मत दो। घर में बहस होती है, कलह होता है, तो उसकी रिएक्शन घर में सबके ऊपर होती है। बड़े लोग आपस में दबे दबे घुटन के जैसे वातावरण में रहते हैं। छोटे बच्चे सहम जाते हैं और बड़े बच्चे घर में आने से कतराते हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा टाइम बिताने लगते हैं। खाना बनते ही मैंने उन दोनों की थाली लगाई। गायत्री मौसी बोली, अरे नैना, तुम्हारा भी तो हो गया है काम, आ जाओ बैठ जाओ हमारे साथ तुम भी। ये नहीं बैठेगी हमारे साथ, ये बैठ जाएगी तो परोसेगा कौन? मुझे दाएं बाएं हाथ का चलता नहीं है। बस उन दोनों का होने के बाद मैं अकेली खाना खाने बैठी। मेरी तो भूख ही मर गई थी। कल का दिन ऐसे गया, आज का दिन ऐसे गया। अगले दिन सुबह सुबह ननंद रानी आके प्रस्तुत हो गई। उनकी अम्मा से 2-4 दिन का विरह भी उनसे सहा नहीं गया। आते ही पूछा, अम्मा कब आई? कल ही तो आई हूँ बेटी। और यात्रा कैसी हुई? ठीक ही हुई बेटा। और सुहानी कैसी है? ननंद कुछ जवाब देने वाली थी, तभी मैंने पूछा, क्यों सुहानी कैसी है? क्यों, सुहानी को क्या हो गया? तब ननंद रानी ने सारा परसों का किस्सा खूब अच्छे से अम्मा को सुनाया। फिर बोली, परसों फिर सारा दिन भर सुहानी इधर भाभी के पास ही थी। अम्मा बोली, हाँ बेटा सही है, नौकरी करने वालों को बहुत मुश्किल रहती है। नयन का क्या है, वो तो घर में ही रहती है, देख ले तो क्या हुआ। अरे हाँ, घर में रहती है तो क्या, उसका क्या मन नहीं है? मेरा मन चीख उठा, लेकिन जबान चुप ही रही, होठ सिले हुए ही रहे। कुछ समय बीता। धीरे धीरे मेरा मन आक्रोश और असहकार से भर उठा, चीखने पुकारने लगा, विद्रोही हो उठा।
मैंने सोचा कल का रविवार है, कल तो मैं पिक्चर देख कर ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए। पूरा दिन थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, पिक्चर देखेंगे। इस प्रोग्राम के लिए भी मैंने ही आगे बढ़ के अपनी सहेलियों को फ़ोन करके प्रोग्राम अच्छे से जमा लिया। फिर अम्मा जी और इनको दोनों को एक साथ ही मेरे कल के प्रोग्राम के बारे में बता दिया। वो दोनों चुपचाप मेरा मुंह देखते रहे, ना हाँ और ना कुछ भी नहीं। कल दोपहर को 3 का शो देखने जाऊंगी मैं मेरी सहेलियों के साथ में। उसके बाद में थोड़ी बहुत शॉपिंग करके फिर शाम तक वापस लौटूंगी। दोपहर का खाना वाना होने के बाद में जाऊंगी और शाम के खाने वाने बनाने के समय वापस आ जाऊंगी। मैंने बताया। पतिदेव और अम्मा जी दोनों कुछ भी नहीं बोले, मेरी तरफ देखते भर रह गए। इस बार मैं किसी भी तरह से अपने प्लान को बिगड़ने नहीं देने वाली थी, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाली थी। रात को सहेली का फोन आया। नयन, पक्का है ना कल का? नहीं तो हमेशा तू ही पीछे हट जाती है समय पे। नहीं रे, पक्का है बिल्कुल। बिल्कुल हमारा कल का प्लान फिक्स। मैंने रात को सोने से पहले अगले दिन सुबह के भोजन की काफ़ी कुछ तैयारी करके रख ली। फिर बाहर जाने के लिए कपड़े वपड़े भी ज्वेलरी भी संभाल के निकाल के रख ली, जिससे कि इन सब कामों में अधिक समय ना जाए। किचन समेटती हुई सोच रही थी कि कल तो छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा लेट भी उठ जाऊँ तो चलेगा। काफ़ी तैयारी तो मैंने आज ही करके रख ली है। जब बिस्तर पे लेटी तो कल के फ्री बर्ड एंजॉयमेंट की कल्पना कर कर के मुझे गुदगुदी सी होने लगी। रात में नींद भी बड़ी अच्छी आई, लेकिन सुबह सुबह आँख तो रोज के समय से भी पहले ही खुल गई। कुछ किसी आवाज़ की वजह से। थोड़ा ध्यान से सुनने पर मालूम पड़ा अम्मा जी की आवाज़ें आ रही थी। वो जोर जोर से पुकार रही थी मुझे और इन्हें। हम दोनों तुरंत ही हड़बड़ाते हुए उठे और घर के अंदर और दरवाज़ा खोल के बाहर आए। देखा तो बाथरूम से अम्मा जी की आवाज़ आ रही थी। अम्मा जी बाथरूम में गिरी पड़ी थी। एक हाथ उन्होंने माथे पर दबा के रखा था। कैसे गिरी, कब गिरी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ भी पूछने के पहले मैंने सोचा कि मैं इन्हें उठाकर खड़ा कर दूं और कमरे में ले चलूं। खड़े करने की कोशिश करते उनका पांव इतनी जोर से दुखा कि वो चीख पड़ी दर्द के मारे। फिर हमने कुछ ज़्यादा समय न बिताते हुए उन्हें जैसे तैसे उठाया और पलंग पे लाके लिटा दिया। उन्हें कितना लगाए, कहाँ लगाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे, आज रविवार, छुट्टी का दिन, हॉस्पिटल्स भी बंद। फिर भी हमने किसी तरह से हमारे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया और गनीमत थी कि उन्होंने फ़ोन उठा लिया, वरना छुट्टी के दिन वो फ़ोन भी नहीं उठाते थे। उनको जब बताया तो वो बेचारे आ भी गए। आकर जब उन्होंने मुआयना किया तो बोले अम्मा जी को बाथरूम में लोहे का नल लग गया है माथे पे, इसलिए गुम चोट लगी है। खून तो नहीं बहा, लेकिन गुमड़ निकल आया था। पर शायद उनकी कमर या पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि पाँव को जरा सा हिलाते ही वो दर्द के मारे चीख रही थी। बाप रे, अब क्या करें? इन्होंने कहा। करना क्या है? अम्मा जी को ऑर्थोपेडिक अस्पताल में तुरंत ले जाना होगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अम्मा जी को एक पेन किलर इंजेक्शन दे दिया, जिससे उनका दर्द थोड़ा सा कम हो गया। फिर उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नंबर इन्हें दे दिया और बोले यहाँ ले जाओ, यहाँ इन्हें एडमिट कर लेंगे और इनका इलाज शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों ने मिलके एम्बुलेंस के नंबर ढूंढे, छोटी सी थैली में अम्मा जी का ज़रूरी सामान रख लिया और फिर एम्बुलेंस आने पर अम्मा जी को उसमें बिठाकर हम लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। रास्ते में मैंने रसिका को फ़ोन लगा के सारी बात विस्तार से बता दी थी और कहा था हम तो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, तुम्हें जैसे जमे वैसे तुम भी आ जाना। अम्मा जी को हम हॉस्पिटल तो ले आए, लेकिन एडवांस में पैसा दिए बिना वो लोग अम्मा जी को हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं कर रहे थे। पतिदेव ने वहाँ पे हमारे फैमिली डॉक्टर के द्वारा दी गई चिट्ठी बताई और कहा कि प्लीज़ इन्हें एडमिट कर लीजिए। अभी हमारे पास में हम इतना पैसा लेकर आए नहीं हैं। उनके पास में 5,000 रुपया था, वो उन्होंने दे दिया और कहा कि डॉक्टर प्लीज़ इन्हें एडमिट कर लीजिए, इनकी जो ज़रूरी टेस्ट है वो करना शुरू कर दीजिए, तब तक मैं एटीएम से पैसा निकाल के लाता हूँ। इनकी बात सुनकर वो डॉक्टर तैयार हो गए और उन्होंने अम्मा जी को अंदर अंदर रूम में ले गए। ये हड़बड़ाहट में गेट तक पहुँचे तभी इन्हें विवेक मिल गए। विवेक ने इनको देखते कहा, भैया
अगर आप पैसे लेने जा रहे हैं तो मत जाइए, आप यहीं रुकिए। आते हुए एटीएम से मैं पैसा निकाल कर लाया हूँ। बिटिया सो रही है, जब वो उठेगी तो रसिका उसे तैयार करके पड़ोस में रख देगी और फिर वो भी यहाँ पर आ जाएगी। रसिका ने मुझे यहाँ जल्दी पहुँचने के लिए बोल दिया। हम लोग बाहर बैठ गए। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब ने आकर बताया कि अम्मा जी का कमर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, जिसका ऑपरेशन करना ज़रूरी था। हम क्या कहते, फिर ऑपरेशन के लिए यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और भी पता नहीं डॉक्टर के हिसाब से जो भी टेस्ट होगी वो सब किया गया। तब तक रसिका आ ही गई। अम्मा जी से मिलकर वो हड़बड़ाहट में बाहर निकलने लगे। मैंने कहा, जा रही हो क्या घर? रुकोगी नहीं? नहीं भाभी, मुझे आज जाना ही होगा। मेरी सहेलियों के साथ में आज हमने संडे का कुछ खास प्रोग्राम बाहर का रखा हुआ है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। शाम को 7 बजे तक आती हूँ ना, चाहे तो मैं रात में रुक जाऊंगी, फिक्र मत करना। और विवेक से कहती हूँ कि तुम्हारे घर से प्रदीप को लेता हुआ घर चला जाएगा। सुहानी और प्रदीप का वो ध्यान रख लेगा। तुम चिंता मत करना, तुम हॉस्पिटल में रहो। वैसे भी ऑपरेशन होने तक तो बाहर ही बैठे रहना है। तुम रुको, तब तक मैं आ ही जाऊंगी। वो चली गई। माँ उसकी थी, लेकिन सास तो मेरी थी ना, इसलिए जिम्मेदारी तो हमारी थी। फिर मैं तो नौकरी भी नहीं करती थी, फोकट तो थी, फालतू। मेरा तो सिनेमा यही हो गया था। क्या सिनेमा और क्या शॉपिंग। ऑपरेशन के 4 दिन के बाद में अम्मा जी को घर भेज दिया गया। मैं सोच रही थी कि ऑपरेशन होने के बाद में थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन अम्मा जी के घर पे आने के बाद में तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। रसिका ऑफिस से आते हुए रोजाना अम्मा जी से मिलने आती। अम्मा जी के पास पलंग पर ही बैठती, वहीं बैठ के चाय नाश्ता करती और चली जाती। अम्मा जी को उसी की फिक्र। बेचारी इतने नौकरी करती है और इतनी थक जाती है, फिर भी अम्मा को देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता। रोज बेचारी पहले मुझे देखने आती है, फिर जाती है घर। लेकिन हॉस्पिटल में सहायता की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उस दिन उसे फुर्सत नहीं थी, उस दिन उसे अपना कार्यक्रम अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी मन ही मन में चिड़चिड़ाहट होती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद में अम्मा जी वॉकर लेके घर में घूमने फिरने लगी। एक दिन रसिका से बोली, रसिका, मुझे घर में एक ही जगह बोर हो गई हूँ मैं, 2-4 दिन तेरे घर चल के रहती हूँ। रसिका तुरंत बोल पड़ी, अरे अम्मा, मेरे घर रह के कैसे चलेगा? मैं तो नौकरी पे जाती हूँ, दिन में कहीं तुम गिर विर पड़ी तो, और तुम ठीक होने की जगह और हालत बिगड़ जाएगी। तुम यही रहो, भाभी रहती ना दिन भर तुम्हारे पास में, तो तुम्हारा ध्यान रखेगी वो। वहाँ तो तुम दिन भर अकेली रहोगी, मुझे ऑफिस में पूरे समय चिंता लगी रहेगी। तुम यहाँ पे अपनी सहेलियों को बुला लिया करो, फिर भाभी तो रहती है। लेकिन गुणवान बेटी एक बार भी ये ना बोली कि अच्छा अम्मा, शनिवार रविवार आ जाना, 1 आध 2 दिन की छुट्टी में ले लूँगी, तुम चलना मेरे साथ में। पर नहीं, उनकी छुट्टियाँ तो उनके मौज मजे के लिए रहती है, घर के लोगों के लिए थोड़ी ना। जाने दो। धीरे धीरे अम्मा जी ठीक भी हो गई। एक दिन सुबह मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट लग रही है। खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में ज्वर फैला हुआ है। फिर भी मैं कैसे तो जोर लगा के उठी, चाय बना के सबको पिलाई। अभी बच्चों का इनका टिफ़िन बनाना था, अम्मा जी को नाश्ता देना था, उसके बाद में उन्हें दवाइयाँ भी देनी थी। लेकिन चाय पिलाने के बाद में मुझे इतनी हिम्मत न हुई कि मैं खड़ी होकर कुछ बना सकूं। मैं जैसे ही कपकपाते पाँव से आके पलंग पे पड़ रही। इन्होंने देखा तो पूछा, कुछ तकलीफ हो रही है क्या तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या तुम्हारी? कोई बात नहीं, तुम लेटी रहो, मैं बाहर ही ऑफिस में ही खा लूँगा। अपनी तरफ से तो इन्होंने समस्या का समाधान बता दिया था मुझे, लेकिन बच्चों के टिफ़िन बनने थे, अम्मा जी का नाश्ता बनना था और मुझे भी तो कुछ खाना ज़रूरी था। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने इनसे कहा, आज आप ऑफिस मत जाइए ना। ये चिड़चिड़ाए, अरे अचानक से कैसे छुट्टी ले सकता हूँ? आज मुझे जाना होगा, कल देखता हूँ छुट्टी का। आज बसंती आएगी तो उससे कुछ बनवा लेना और खा लेना तुम लोग। लेकिन बसंती को भी कुछ बताने की तक मुझ में हिम्मत नहीं थी, ना ही कुछ होश था।
इसके अलावा बसंती का कोई ठिकाना था? पता नहीं कब तो आती है, कभी जल्दी कभी लेट। अरे अम्मा जी को तो भूख लगेगी ना, नाश्ते की जरूरत थी, बच्चों को देना ही था कुछ ना कुछ। इन्हें समझ में कैसे नहीं आ रहा है? सोचते सोचते मेरी रुलाई निकलने लगी। इन्हें कुछ भी समझता कैसे नहीं है। मुझे रोते देखकर ये चिड़चिड़ाने लगे, लेकिन मुझ में आज इतनी हिम्मत ही नहीं थी। इनकी चिड़चिड़ाहट सुनकर भी मैं बिस्तर पर वैसे ही बेझक पड़ी रही। शायद बुखार चढ़ रहा था। बेहोशी से जैसे मेरी पलकें मूंदने लगी। पता नहीं कितनी देर तक मैं ऐसी पड़ी रही। जब आंख खुली तो देखा सामने ये खड़े थे। इन्होंने बताया कि अचानक ही बुखार तेज हो गया था, 3 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था। डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने आकर मुझे इंजेक्शन दिया था। तब से मैं बेहोशी की जैसी हालत में पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया था कि इनकी यूरिन टेस्ट करवा लीजिएगा। उन्हें मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो जाने की संदेह था। अगले दिन मेरी 2-3 और भी टेस्ट करवा ली गई। डॉक्टर का अंदाज़ा सही निकला, यूरिन इन्फेक्शन ही था। 3-4 दिन की दवाई और आराम होने के बाद में मैं ठीक भी हो गई। इस बीच रसिका यहाँ आकर रह गई थी। इन लोगों के टिफ़िन और खाना बनाकर और वो ऑफिस चली जाती और शाम को आके बाकी शाम का खाना देख लेती थी। इसलिए घर की व्यवस्था ज़रा भी ना बिगड़ी। अब तो अम्मा जी रसिका के गुण गाते थक नहीं रही थी। अरे रसिका जैसे घर में काम निपटा के ऑफिस जाती होगी, वैसे ही यहाँ कर रही थी। खैर किया तो सही उसने, घर की व्यवस्था तो न चरमराई। मैंने मन ही मन रसिका का धन्यवाद भी किया। अम्मा जी की बीमारी के तुरंत बाद ही मैं बीमार पड़ गई थी, इसलिए इस बीच याद होने के बावजूद भी विवेक के पैसे हम लौटा नहीं पाए थे। परसों मैंने रसिका से ये बात कही तो उसने जो कहा वो सुनकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गई। वो बोली, भाभी मैं नौकरी करती हूँ, मेरी नौकरी के पैसे अलग ही रखे रहते हैं। अम्मा के लिए जो पैसा खर्चा हुआ वो मैं वापस कैसे लूँगी? अम्मा के लिए पैसा दिया इसका मतलब भैया को दिया, भैया की तो मदद हुई ना, यानी कि अपने लोगों की तो मदद की है मैंने। अपने लोगों को मदद करके पैसे वापस ले लूँगी क्या? वो मैंने वो मैं नहीं लूँगी वापस। और एक बात बोलूँ भाभी? हाँ बोलो। क्या रे? क्या रसिका? भाभी देखो, जहाँ तक हो सके मैं छुट्टी लेती नहीं हूँ। इस वजह से मेरा रिकॉर्ड सही रहता है, फिर मुझे इंक्रीमेंट भी मिलता है, मेरे पैसे भी बढ़ते हैं। वो पैसा क्या मेरे अकेले की मेहनत का है भाभी? वो हम सबका है। अरे फिर भी मैं कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन रसिका ने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरा हाथ दबाते हुए बोली, भाभी कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। तुम कितना करती हो? तुम घर पे रहती हो, तुम अम्मा का कितना ध्यान रखती हो। अम्मा का कैसा स्वभाव है, तुनक मिजाज और डांटने वाला। फिर भी तुम उसका ध्यान रखती हो, उसका मान सम्मान रखती हो और उसके कहे के अनुसार चलती हो। तुम जो अम्मा का करती हो ना इतना, इसमें मेरी और भैया दोनों की दुआएं तुमको मिलती रहती है। आजकल घर में किसको सास ससुर पसंद आते हैं, फिर भी तुम सब करती हो। कहते कहते रसिका की आंखें भर आई और रूंधे कंठ से वह बोली, कितना करती हो तुम? तुमने पापा का भी तो सब कुछ किया और अब अम्मा का भी कर रही हो। शादी से पहले मैं घर में थी, मुझे तुमने बिल्कुल बड़ी बहन की तरह संभाला। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी भाभी? कहते कहते वह मेरे गले से लग गई। अरे इसमें कौन सा एहसान रसिका? अपने लोगों के लिए कुछ करते तो क्या एहसान होता है वो? हाँ तो फिर मैं भी तो अपने लोगों के लिए ही कर रही हूँ। कहते कहते अब रसिका जोर जोर से हिचकियाँ लेकर रोने लगी। उसे शादी से पूर्व के दिन याद आने लगे। मैं उसे बोला करती थी, ननंद रानी शादी से पहले यहाँ पर अपने मायके में मौज मजे कर लो। एक बार शादी हुई कि फिर जिम्मेदारियाँ पड़ जाएंगी गले में। फिर कहाँ ये आज़ादी और ये स्वच्छंदता? अभी आराम भी कर लो, मज़े भी कर लो, फिर तो काम भी रहेंगे। फिर तो गृहस्थी की मार में सब भूल जाओगी। रसिका ने आगे बोला, भाभी नौकरी न करने वाली स्त्रियों के बारे में जो भी तर्क दिया करती थी ना, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अलग हो उनसे।
मुझे मालूम है घर के कामों का कोई अंत ही नहीं, दिन भर चालू रहते हैं, दिन भर कुछ न कुछ काम रहता है, लेकिन दिखता नहीं है। मैंने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो रसिका, घर में रहने वाले कामों का कोई लेखा जोखा थोड़े ना रहता है। घर में रहने वाली औरतें कोई फालतू थोड़ी बैठी रहती हैं। दूसरी बात, भाभी, घर में रहने वाली स्त्रियों को हमेशा उपलब्ध माना जाता है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां और डाल दी जाती है। और एक बात और भाभी। बोलो ननंद रानी, बोलो। भाभी, तुम पढ़ी लिखी हो, चाहती तो नौकरी भी कर सकती थी, पैसा भी कमा सकती थी, लेकिन मेरी अम्मा ने तुम्हें नौकरी नहीं करने दी। और जब मेरा समय आया तो मुझे नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करके अपने पाँव पर खड़े रहने के लिए कहा, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा। जब मैंने नौकरी शुरू की ना भाभी, मुझे घमंड हो गया था। लगता था कि देखो, भाभी तो घर में रहती है, मैं काम करती हूँ, पैसा भी कमाती हूँ। लेकिन गृहस्थी की मार सहते सहते मुझे समझ में आ गया भाभी, मैं समझ गई कि अम्मा ने तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय किया है भाभी। तभी मैंने सोच लिया था कि मेरी नौकरी से मैं जो पैसा कमाती हूँ उसमें से कुछ पैसा मैं अपने मायके के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी मुश्किलों के लिए, तुम्हें कुछ ज़रूरत हो उसके लिए मैं ज़रूर खर्च करूँगी। ऐसा करके मुझे वाकई खुशी मिलती है भाभी। लेकिन रसिका, ये बात गलत है। होगा, लेकिन ऐसा करके मुझे खुशी मिलती है। मैं तो ये देखती हूँ कि मुश्किल परिस्थिति में मेरी भाभी कैसे झांसी की रानी बन के लड़ती हैं और अपने गृहस्थी की खुशियों पर आंच नहीं आने देती। यही असल गृहस्थी का सुख है और इसी को गृहस्थी कहते हैं। इस बात के लिए मुझे तुम पर बहुत गर्व है भाभी। मेरी अम्मा और भाभी साथ साथ में रहती है, ये जब मेरी सहेलियों को मैं बताती हूँ ना तो गर्व से मेरा सीना फूल जाता है। मेरा मायका तुम्हारी वजह से घर है। यहाँ आने वाले इंसान की कदर होती है, उसका मान सम्मान होता है, उसे यहाँ एक बार आने के बाद में दोबारा इस घर में आने की इच्छा होती है। ये कितनी बड़ी बात है भाभी। रसिका जी, अरे ननंद रानी, आज तो बहुत बुढ़ी अम्मा जैसी लेक्चर झाड़ रही हो। क्या बात है? क्या राखी या भाई दूज पास में आ रहा है क्या? मैंने माहौल की गंभीरता को हल्का करने के लिहाज से कहा। रसिका आंखें पोंछने लगी। भाभी, मेरी तो हमेशा ही यहाँ पे भाई दूजी होती है, तुम्हारी वजह से। बस बस ननंद रानी, बहुत हुआ। तुम भी तो नौकरी करके अपना घर परिवार गृहस्थी देखती हो कि नहीं? और हाँ ननंद रानी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि गृहस्थी परिवार इनको जोड़े रखने का काम घर की महिला पर ही निर्भर करता है। उसी की वजह से जुड़ा रहता है या फिर बिखर जाता है। और अब बस, गृहस्थी की बातें बहुत हुई, अम्मा जी की चाय का समय हो गया है। मेरी भी आंखें भर आई थी। सोचा, अगर सभी ननंदे घर में रसिका जैसी हो तो कितना अच्छा हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी गृहस्थी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।